Hello everyone, welcome to the next video. Today we are beginning with chemistry chapter 1, matter in our surroundings. It's a pretty simple chapter, theory mostly. There are a few important things which we will learn about in this chapter. Let's start. So everything around you which you see, which you observe, is made up of matter. Everything. So matter is something which has mass, which occupies space, and which can be perceived by your senses. तुम्हारी सेंसेस मतलब तुम्हारी आईज, तुम्हारा स्मेल का जो सेंस है, देन हियरिंग सेंस, देन यू आर एबल टू टेस्ट थिंग्स, ये तुम्हारी सेंसेस है. ये सेंसेस जो भी चीज़ों को परसीव कर सकती है उस चीज़ को मैटर बोलते हैं. ठीक है. ये मैटर स्पेस और मास भी ऑक्यूपाई करती है. उसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं. ये मैटर की डेफिनेशन है. प्लीज अपनी नोटबुक निकाल लो और नोट्स ले लो. नोट्स ले लोगे इजी होगा, आगे आंसर्स ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा. ठीक है. सो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मैटर के? कुछ भी. जैसे कि तुम्हारे अराउंड अब जो तुम चेयर पे बैठे हो तो मैटर है. ठीक है. जिस मोबाइल के स्क्रीन पे तुम देख रहे हो वो मोबाइल भी मैटर है. ठीक है. तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं दैट इज मैटर. then the food you eat is matter. The air which you are breathing, the oxygen air, it is matter. because ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई तुम्हें, it has mass and it occupies space. तो तुम पूछोगे सर एयर के पास मास होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता. अगर एक बहुत बड़ा एयर बलून बनाओगे तुम, तो वो हॉट एयर बलून वो बहुत लोगों को एक हाइट तक उठा के लेके जा सकता है. अगर उसके पास मास नहीं होता तो वो कैसे किसी दूसरे मास को उठा सकता है? डेफिनेटली एयर के पास भी मास होता है और एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. बलून के अंदर क्या होता है? एयर होती है और बलून इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो एवरीथिंग विच यू कैन फील अराउंड यू एंड विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर. अब मैं तुम्हें पूछूंगा कि जस्ट टेल मी वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ मैटर और नॉट. ठीक है. तो मैं तुम्हें बोलता हूँ हैप्पीनेस. इज हैप्पीनेस मैटर? तो हैप्पीनेस तो एक फीलिंग है. तुम बोलोगे हैप्पीनेस कैसे मैटर हुआ? वो तो एक फीलिंग है. हैप्पीनेस को तुम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो. हैप्पीनेस नहीं. क्या हैप्पीनेस के पास मास होता है? नहीं. क्या हैप्पीनेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल नहीं. हैप्पीनेस एक फीलिंग है जो हमारे माइंड के थॉट से रिलेटेड है और थॉट्स मैटर नहीं होते. ठीक है. जो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स है वो मैटर नहीं है. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मैटर वो होता है विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैज मास एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस. ठीक है. सो मैटर में अगर तुम मुझे पूछोगे कि तो मैटर है क्या, तो मैं बोलूँगा कि मैटर में तुम सारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सबको काउंट कर सकते हो. एक्चुअली जो ग्रीक माइथोलॉजी थी उन्होंने बोला था कि बेसिक 4 एलिमेंट होते हैं: फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ. ठीक है. जिससे सारी चीज़ें, सारे मैटर बने हैं. लेकिन हमारी इंडियन जो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी तो नहीं बोल सकते हैं बट इंडियन जो फिलोसॉफी है, ये फिलोसॉफी बोलती है कि देर आर 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, जिसमें स्काई मतलब स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ आता है. सो एवरीथिंग विच इज लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. ठीक है. पंच तत्व बोलते हैं इसको. बट ये तो हो गई फिलोसॉफी की बात. यहाँ पे हम फिलोसॉफी नहीं पढ़ रहे हैं. फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और साइंस में जो मैटर की बात होती है वो कुछ सॉलिड एविडेंस के ऊपर बेस होती है. सो इफ यू हैव अ सॉलिड एविडेंस विथ यू कि हाँ भाई ये मैटर है, क्योंकि इसके पास स्पेस है,
मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास है, और इसको हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज मैटर। तो ये फिजिक्स और साइंस ने दी गई डेफिनेशन है जिसको हम फॉलो करेंगे, हम किसी फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं, और बहुत ही डे टू डे लाइफ वाली लैंग्वेज में, जिसमें कुछ टर्म्स होगी जो साइंटिफिक होगी, वैसे मैं डिस्कस करूंगा ताकि तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आंसर कैसे लिखना है, कैसे डिस्कस करना है, वो भी मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट्स में देखा जाता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आंसर लिखना कैसे। सो ऑलवेज याद रखो, देखो फिजिक्स में हमने देखा न्यूमेरिकल्स और लॉजिक बहुत ज़्यादा है, बट ये केमिस्ट्री है। सो केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब इंफॉर्मेशन को एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने की बात आती है तो कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या लिखें और क्या क्या ना लिखें। ये कंफ्यूजन बहुत ही लेजिटिमेट है, ये सबको होता है, बट मैं तुम्हें एक क्लू देना चाहता हूं कि कैसे आंसर लिखना है। साइंस में, खास करके केमिस्ट्री में, जब तुम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तुम्हारा आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो भी तुम लिख लो आंसर में, ऐसा नहीं चलेगा। तो तुम्हारा आंसर काफी प्रिसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें यू हैव टू ऑल्सो इन्वॉल्व द टेक्निकल टर्म्स विच यू आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ऐसा नहीं कि कोई भी अपने घर की लैंग्वेज में बात करेंगे और कुछ भी लिख देंगे, जो भी मैं ऐसा नॉर्मल बोलने वाली लैंग्वेज में तुमसे बात कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, वही कन्वर्सेशन के लैंग्वेज में तुम आंसर लिख दो तो वो नहीं चलेगा। टेक्स्ट बुक की टर्मिनोलॉजी से आंसर बना के लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी कंप्लीटली इन योर ओन वर्ड्स, बट येस, यू कैन फॉर्म द सेंटेंस एज पर योर कन्वीनियंट, बट मेक श्योर दैट यू विल यूज technical terms, textbook terminologies, so that your answer also looks official, precise and to the point. ब्रीफ जहां पे जरूरी है, ब्रीफ भी रखना है, आंसर को इतना ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। जस्ट बिकॉज तुम्हें ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्लीज समझो, ये मैं केमिस्ट्री के शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, लॉजिक बेस्ड हमेशा होना जरूरी नहीं है। तो जहां पे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, बच्चों को लगता है भर भर के लिखो, जितना लिखना है बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सो देर इज सम कैप ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स और द नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच यू पुट इन योर आंसर। ठीक है, वो कैप को ध्यान में रखना है। अब वो कैप ऑफिशियली तो सीबीएसई या फिर तुम्हारी स्कूल वाले कभी कभी बताते हैं, कभी कभी वो लोग नहीं बताते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द आंसर ऑल्सो, टॉपिक ऑल्सो। बट एक बोला जाता है कि अगर 1 मार्क का आंसर है तो 1 से 2 सेंटेंस बहुत है, अगर 2 मार्क का है तो 3 से 4 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, कभी कभी 5 सेंटेंस तक जाएगा तो ठीक है। ठीक है, अगर 4 मार्क का आंसर है तो वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो लोग 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर 1-1 मार्क का 2 क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का, ऐसे करके उसको ब्रेक करके तुम्हें पूछेंगे, ताकि तुम अपना आंसर भी ब्रीफ रख सको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है वो भी मैं शेयर करूंगा। इट विल नॉट बी लाइक एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा नहीं करते कभी भी वो लोग, राइट। सो आई विल ऑल्सो टीच यू कि तुम्हें आंसर कैसे लिखना है, कितना होना चाहिए आंसर, और उसमें कौन से वर्ड यूज करने हैं। लेकिन जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो मेरी जो लैंग्वेज है दैट विल बी इनफॉर्मल, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा। आई वॉन्ट टू कीप दिस लाइक अ कन्वर्सेशन स्टाइल। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक एन ऑफिशियल लेक्चर जिसमें तुम बैठ के बोर हो रहे हो। तुम्हें समझ भी आना चाहिए कि क्या चल रहा है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अदरवाइज इट विल बी लाइक अ वन साइडेड कन्वर्सेशन, ऐसा होता है बहुत बार। So I'm going to keep it that way. I hope you are comfortable with that. Let's go ahead with the first physical nature of matter, that is matter is made up of particles. So पहले के जो philosophers थे वो लोग को लगता था कि एक मैटर जो होता है वो एक सिंगल पीस जैसा होता है, जैसे एयर होता है, जैसे वाटर होता है। तो एयर एक सिंगल एलिमेंट है,
लेकिन ऐसा नहीं है, एयर के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये उनको अर्ली फिलोसोफर्स को पता नहीं था। या आगे आने वाले साइंटिस्ट्स ने ये अंदाजा लगाया दैट एयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ इवन द हाईएस्ट पावर माइक्रोस्कोप। सो इवन विदाउट सीइंग दीज पार्टिकल, कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले साइंटिस्ट को कि उन्होंने पता लगा लिया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जैसे एक छोटा ड्रॉप होता है रेन का, ठीक है, अभी बारिश आ रही है, तुम्हारे साइक्लोन भी आ रहा है, राइट? तो छोटा सा रेन ड्रॉप 0.05 ग्राम्स का, उसमें तकरीबन 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के। 10⁻21 कितना होता है तुम्हें पता है? 10⁻21 का मतलब होता है कि 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते कितने जीरो पता है? टोटल 21 जीरोस। कितने पार्टिकल्स हैं एक छोटे से ड्रॉप में? इतने पार्टिकल होते हैं पानी के, और वो एक जो पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल वाटर का, उसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब ये तो वाटर का एग्जांपल हो गया, लेकिन ये चीज हर टाइप के मैटर पे एप्लीकेबल है। Matter of all kind is made up of tiny particles, and those particles are molecules as well as atoms. अब डिपेंड करता है हम कौन से मैटर की बात करते हैं। तो ये जो दो टर्मिनोलॉजीज है, दैट इज अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसको हम आगे तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में ही केमिस्ट्री के सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। तो मैटर बना होता है एटम से और मॉलिक्यूल से या टाइनी पार्टिकल से, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब एक एक्टिविटी से इसको समझेंगे कि मैटर कैसे टाइनी पार्टिकल से बना। तो हमें एक 100 ml का बीकर लेना है और उसमें आधा लेवल तक पानी भर देना है। नाउ इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करना। तुम जैसे ही उसको स्टर करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो क्या होगा? ये जो वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट डाला था, इट कंप्लीटली डिसअपियर्स विदाउट इवन रेजिंग द लेवल ऑफ वाटर। एक्चुअली पानी में कुछ भी डाले तो पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए, लेकिन हमने सॉल्ट डाला, शुगर डाला, मिक्स किया, पानी का लेवल ऊपर नहीं आया। और थोड़ा शुगर डालो, सॉल्ट डालो, चेक करो, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता। तो ये मैटर जाता कहां है? तो ये प्रूव होता है कि सॉल्ट और शुगर को जब हम मिक्स करते हैं, वो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं, दे बिकम सो स्मॉल, सो टाइनी, दैट दे आर नॉट इवन विजिबल विथ नेकेड आई। वो नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होता। तो ये प्रूव करता है कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और एक चीज इससे हमें समझ में आती है, ये छोटे छोटे पार्टिकल जाते कहां हैं? तो वाटर के जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती है, कम होती है, स्पेसेस छोटी होती है लेकिन होती है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है सॉल्ट के और शुगर के, डिसॉल्व होने के बाद दे गेट एडजस्टेड इन दोस स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस है, उसमें ये सॉल्ट और शुगर के टाइनी पार्टिकल सेट हो जाते हैं। तो इसलिए वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ता। तो इससे हमें दो चीजें पता चल गई ये वाले एक्टिविटी से। पहली चीज, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड थिंग, we understood that matter, the particles of matter have spaces between them. Cool. Now see, there is one more activity over here. In this activity you will see that there is some purple colored particles. ये जो purple colored particles है या सब्सटेंस है जो पानी के अंदर हमने डाला हुआ है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। नाम याद रखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो
ये क्या है, ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स है पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको हमने पानी में सिर्फ डाल दिया, मिक्स भी नहीं किया, डाल दिया सिर्फ। ठीक है, अब क्या होगा पता है, धीरे धीरे तुम देखोगे इसमें से ऐसा पर्पल कलर का पर्पल कलर इसमें से अलग निकलने लगेगा, इसमें से पर्पल कलर निकलने लगेगा, और ये पर्पल कलर स्लोली 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 पूरे पानी को पर्पल कर देगा। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स है ये अपने आप ही डिसॉल्व हो रहे हैं पानी में, they are getting dissolved in water on their own without any help, and they are converting themselves into so tiny purple colored particles that the whole water looks purple. It is as if the whole water has turned purple. Water has not changed its color, but the purple particles of potassium permanganate crystals have taken places between the spaces available between the molecules of water, and that's why the water appears to be purple. अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैटर, ये प्रूव करता है, ये सारी चीजें जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ये प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब और एक एक्टिविटी है जो बताएगा कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। देखो, इतना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है ये कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, हमें तो पता भी नहीं था। अभी हमने देखा है रेन के एक ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल होते हैं, तो इतने छोटे जगह पे इतने सारे पार्टिकल है, मतलब वो एक पार्टिकल कितना छोटा होगा, जस्ट इमेजिन। तो एक एटम और एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि उसको हाईएस्ट पॉसिबल पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से शायद ये दिख जाए, बट ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो दिखते भी नहीं है, इतने छोटे होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट देखो, एक बीकर में 100 ml वाटर लिया है एंड दे हैव एडेड पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स टू इट। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स आर डीप पर्पल इन कलर। As soon as you add these crystals in 100 ml of water and you mix them, the whole water becomes purple. The particles, they dissolve. Dissolve word का मतलब ही है इतने छोटे पार्टिकल्स बन जाना कि वो पूरे वाटर को पर्पल करते हैं। Now what we do is we take another beaker in which we take 100 ml of pure water, and out of this beaker in which we have dissolved some potassium permanganate crystals, we take out 10 ml of solution and we put it in the water, pure water था ये पहले, 100 ml water of another beaker। तो ऐसा समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल है ये इसको वापस पर्पल बना रहे हैं। इतना डार्क पर्पल नहीं है क्योंकि हमने बहुत छोटी क्वांटिटी डाली है, बट फिर भी ये पर्पल बन रहे हैं। फिर इसमें से हमने 10 ml निकाल के दूसरे वाटर में डाला जो उसमें सिर्फ वाटर था, वो भी थोड़ा लाइट पर्पल हो गया। फिर उसमें से 10 ml निकाल के दूसरे वाटर में डाला जो प्योर वाटर था, वो भी थोड़ा पर्पल हो गया, लेकिन अभी पर्पल शेड जो है तो वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, we can see that the purple color is fading but not disappearing. That means on continuous dilution, dilute करना मतलब पानी ऐड करना, on continuous dilution of water which is containing potassium permanganate crystals, the purple color of the water does not disappear completely. It will disappear after a long time when the number of particles have reduced to a great extent. This shows that if you keep on adding water to potassium permanganate crystals, it will not lose its purple color, because the size of the particles of potassium permanganate crystals are very small, and potassium permanganate is nothing but matter. So matter has very tiny particles. Matter is made up of very tiny particles. यहाँ पे लिखा है conclusion, बहुत ध्यान से देखो, we may conclude that there must be millions and millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately, a stage may reach when these particles cannot divide further into smaller particles. The same activity can be repeated by using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. तुम घर पे भी कर सकते हो, देखो घर पे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन मम्मी से मार खाओगे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। ऐसा मेरा नाम मत लेना कि सर ने बोला था डेटॉल से खेलने के लिए। ठीक है, कर सकते हो तुम घर पे। तुम्हें मार पड़ेगी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। हर साल मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं ऐसे मार खाए हुए, जो मेरे बताए हुए साइंस के एक्सपेरिमेंट घर पे जाके ट्राई करते हैं। तो मैंने एक बच्चे को बोला था, स्टोरी है, फनी स्टोरी है, तो सुनो मजा आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे एक टिन का कैन लेना है। टिन का जो तुम्हारा कोक या स्प्राइट का जो कैन आता है, वो वाला कैन में तुम्हें बॉइलिंग वाटर डालना है थोड़ा सा, और फिर बाहर से ठंडा पानी डालना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और वो कैन अपने आप ही ऐसा क्रश हो जाएगा बाहर से ऑटोमेटिकली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और इसका वीडियो भी दिखाया था, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। घर पे जाके कुछ लोगों ने ट्राई किया, तो मम्मी ने देख लिया कि ये तो कुछ पानी बॉयल वॉयल कर रहा है और पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो मार पड़ी इनको बराबर। तो उन्होंने मेरा बिल फाड़ दिया मेरे ऊपर कि तो हमने सर ने बोला था, सर सिखाते हैं ये सब करने के लिए साइंस के एक्सपेरिमेंट के नाम पे। तो यार मेरा नाम मत लेना। ठीक है, मेरे को कोई डांट नहीं पड़ी उसके बाद, थैंक गॉड। लेकिन मेरे को भी पड़ सकती है कभी भी डांट तुम्हारी मम्मी से। तो मुझे प्लीज मत मेरा नाम लेना। आप लोग खुद ये कर सकते हो और बोलना कि हमें सीखना है साइंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसा मेरे को मत बोलना मेरा नाम पे कि सर ने बोला है ये सब करने के लिए, डेटॉल वेस्ट करने के लिए। तो मम्मा तो और मारेगी तुम्हें, बोलेगी यार एक तो यार ये कोविड चल रहा है, डेटॉल वेटॉल मिल नहीं रहा है बाहर, डिसइंफेक्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है और तुम उसको डाइल्यूट करके मैटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। न्यूटन, आओ तुम्हें मजा सिखाती हूँ तुम्हें। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ठीक है, सो लिटिल फनी स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स गो अहेड। चलो, तो ये कंक्लूड हो गया भाई, अभी इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमने, कंक्लूड हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सेकंड एंड सॉरी, सेकंड नहीं है ये, एक्चुअली फर्स्ट हमने जो मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इधर हमने क्या बोला था, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। अब बोल रहे हैं वो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हमने फिजिकल नेचर में पढ़ ली कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये कैसे पता चलेगा? हमने वो जो सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, सॉल्ट एंड शुगर वाला, उसमें क्या पता चला? In the salt and sugar experiment, we come to know that the particles of salt and sugar, on dissolving them in water, the level of water does not rise. Why? Because these particles, they get adjusted or evenly distributed between the spaces which are available between the molecules of water. That means molecules of water must have spaces between them. और वाटर क्या है? मैटर है। तो जैसे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, सारे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होनी चाहिए। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक एक कॉमन हो गई सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कि दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये हमें कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला? तुम्हें मैंने दिखाया था वो पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट। पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमने, पोटेशियम परमैंगनेट डाला और धीरे धीरे वो पर्पल कलर ऐसा फैलने लगा। तुम डेटॉल के कुछ ड्रॉप्स भी डालोगे ना पानी में, ऐसा दिखेगा तुम्हें कि वो ऐसा डेटॉल स्प्रेड हो रहा है पानी में, व्हाइट कलर। तो ये क्या है? ये अपने आप कैसे हो रहा है? हमने तो स्टर भी नहीं किया, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका और एक प्रूफ मैं तुम्हें बताता हूं। कभी कभी एक अंधेरा रूम होता है, इन द डार्क रूम अगर किसी होल से सनलाइट आती है तो सनलाइट के थ्रू हमें दिखता है कि बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं। डस्ट के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो हमें बताता है कि ये तो फैन भी बंद है, कोई हवा भी नहीं आ रही है, फिर भी ये पार्टिकल अपने आप क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का, ये मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक। एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे एक अगरबत्ती जलाया, इंसेंस स्टिक, और एक कॉर्नर में रख दो तुम अपने रूम के।
तुम जहां बैठे हो वहां तक वो स्मेल थोड़ी देर में आ जाएगी। फैन बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो स्मेल तुम्हारे तक पहुंचेगी। कैसे आती है ये स्मेल? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट इज एयर, इन योर रूम आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट स्मेल टू यू। ठीक है? कितना भी दूर रखो अगरबत्ती को तुम्हारे रूम में, तुम्हारी पास वो स्मेल धीरे धीरे आने ही वाली है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है? एक ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है जिसका नाम है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का जो नॉर्मल वर्ड है विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज मिक्सिंग। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। द इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेज ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अभी तक हमने जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े उसमें डिफ्यूजन कहाँ था? देखो, पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स अपने आप डिफ्यूज होके वाटर के साथ वाटर को कलर दे रहे हैं। राइट? फिर दूसरा मैंने बताया था अगरबत्ती वाला, इंसेंस स्टिक वाला, उसके भी अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है उसके धुएं के, वो अपने आप एयर के साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं एयर में। फिर अगर तुम एक ग्लास में शुगर डाल के ऐसे ही छोड़ दो तो धीरे धीरे वो शुगर अपने आप डिफ्यूज करेगा, और कुछ घंटों बाद अगर वाटर को टेस्ट करोगे तुम्हें स्वीट लगेगा, क्योंकि कुछ शुगर तो डिजोल्व हुआ है अपने आप। तो ये इंटरमिक्सिंग जो अपने आप होता है विदाउट एक्सटर्नल यू कैन से इंटरफियरेंस, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन क्यों होता है? व्हाई इज द डिफ्यूजन possible between the particles of matter? Because the particles of matter are very very small and they are in continuous motion, continuous random motion. कभी कभी गैस लीक होता है, पता है, घर पे। जैसे किसी ने, मम्मी ने गैस चालू छोड़ दिया और उसको ऑन नहीं किया, मतलब लाइटर से ऑन नहीं किया गैस को, तो गैस ऑन है, गैस की स्मेल आती है, तुरंत सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है? ये क्यों होता है? कभी कभी कोई परफ्यूम लगा के आता है, तुरंत स्मेल आती है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये डिफ्यूजन हो रहा है ना। ये गैस के या परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है एयर के साथ अपने आप डिफ्यूज होके मिक्स हो जाते हैं, और वो मोशन में है पार्टिकल्स एयर के, तो तुरंत हमें हमारे तक वो स्मेल पहुंचा देते हैं। ये देखो, ये फिर से वो पोटेशियम परमैंगनेट वाले टाइप का ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इंक ड्रॉप के साथ किया है। तो एक बीकर में कुछ पानी लेके इंक ड्रॉप डाल दो, और फिर वो इंक को देखो क्या होता है, ऑब्जर्व करो। डोंट ट्राई दिस एट होम, यू कैन वेस्ट सम वाटर। तो ऑब्जर्व करने से ये पता चलता है कि पूरा पानी धीरे धीरे ब्लू या रेड हो जाता है, जिस कलर का भी इंक है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। इंक के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग हो रहा है, इसलिए वो स्प्रेड हो जाता है अपने आप ही, विदाउट मिक्सिंग, अपने आप होता है। अब देखो, ये लोग ने अलग अलग चीजों के साथ ट्राई की एक्टिविटी। पहले इंक के साथ ट्राई की तो डिफ्यूजन फास्ट होता है, फिर हनी के साथ ट्राई किया। हनी के साथ ट्राई किया तो डिफ्यूजन होता है लेकिन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि हनी थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा थिक होता है, उसके जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है, थिक है वो, इसलिए डिफ्यूजन इतना फास्ट नहीं होता। ठीक है? हनी का एक टेस्ट भी है। अगर हनी को चेक करना है कि वो प्योर हनी है या नहीं, हनी बी वाला हनी, तो तुम्हें हनी का एक ड्रॉप पानी में डालना है। अगर ड्रॉप सीधा नीचे जाता है तो प्योर है। नीचे मतलब वो वाटर के कंटेनर के बेस पे, तो वो प्योर हनी है, नहीं तो नहीं है वो प्योर। ठीक है? तो अलग अलग सब्सटेंसेस में डिफ्यूजन का रेट अलग अलग है। गैसेस सबसे ज्यादा इजीली डिफ्यूज होते हैं, लिक्विड्स उससे स्लो डिफ्यूज होते हैं, और जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही स्लोली डिफ्यूज होते हैं। सॉलिड्स भी डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे के अंदर, बट स्लोली। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं सॉलिड के डिफ्यूजन का। तुम्हें पता है ब्लैक बोर्ड, जो तुम्हारी स्कूल में होते हैं ब्लैक बोर्ड्स, उस पर चौक से लिखते हैं, और फिर बहुत दिनों तक हमने लिख के छोड़ दिए, और फिर उसको रब करने की, इरेज करने की कोशिश करो, इरेज होता है इजीली? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चौक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ही अगर तुम्हारे कंपास बॉक्स में वो जो इरेजर होता है वो कभी स्केल के साथ चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हारी नोटबुक्स के जो पेजेस होते हैं, ये सब सॉलिड डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारे नोटबुक्स के जो पेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं।
कभी कभी बहुत पुरानी नोटबुक्स में। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज हो गए एक दूसरे के अंदर। तो डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में होता है, बट गैसेस में सबसे फास्ट होता है। एक एक्टिविटी है, एक जार लेना है, खाली जार, और एक दूसरा जार लेना है जिसमें ब्रोमीन वेपर है। ब्रोमीन एक गैस है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो ये दोनों जार को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। देखो ऐसे, नीचे वाले में ब्रोमीन वेपर है, ऊपर वाले में एयर है, और थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि पूरा रेडिश ब्राउन कलर हो गया दोनों जार का। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले ब्रोमीन वेपर ऊपर वाले एयर के साथ मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो ये जो टेंडेंसी है डिफ्यूजन की, गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। अब डिफ्यूजन कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो जल्दी डिफ्यूज होता है। तो यहाँ पे वो लोग ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है तुम्हें कि दो कंटेनर लेने हैं, एक में हॉट वाटर एक में कोल्ड वाटर, और दोनों में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालने हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक क्रिस्टल ले लो और उसमें थोड़ा क्रिस्टल डालो हॉट वाटर में, थोड़े डालो कोल्ड वाटर में। तुम्हें दिखेगा कि जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट हॉट वाटर में होता है। क्यों? हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो स्पीड है डिफ्यूजन की, उनकी जो कंटिन्यूस मोशन की स्पीड है वो ज्यादा होती है, इसलिए हॉट वाटर में डिफ्यूजन फास्ट होता है। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा, डिफ्यूजन उतना फास्ट। इसका और एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर पे मम्मी किचन में खाना बनाती है, जब कुछ नया खाना पकता है, गर्मा गर्म खाना पकता है, तो तुम्हें तुरंत स्मेल आती है। तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, सपोज मेरा होमवर्क कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सब छोड़ के जाते हो किचन में, मम्मी क्या बना रही हो? मुझे भूख लग रही है। लेकिन सोचो खाना सुबह बनाया था, शाम को नहीं बनाया खाना, सपोज मम्मी बिजी है, खाना नहीं बना पाई, और तुम्हें वही सुबह का खाना खाना है। तो तुम क्या अपने आप किचन में जाओगे, अरे वहाँ सुबह क्या बनाया था, अभी स्मेल आ रही है मुझे? सुबह के खाने की स्मेल नहीं आती, वो ठंडा खाना है। गर्म खाने की स्मेल तुम तक पहुंचती है। वाई? टेम्परेचर ज्यादा, डिफ्यूजन ज्यादा, जो गर्म खाने की जो एरोमा है, स्मेल है, वो तुम्हारे घर पे फैल जाती है, और हर कॉर्नर में तुम्हें समझ में आ जाता है कि भाई कुछ नया खाना, अच्छा खाना बन रहा है, चलो होमवर्क बहुत हो गया, अभी थोड़ा खाना वाना खाते हैं। राइट? सो ये यहाँ भी डिफ्यूजन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए लोग, कि ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, फिशेस कैसे जिंदा रहते हैं? उनको ऑक्सीजन मिलता कहाँ से? ऑक्सीजन तो सबके लिए जरूरी है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ये एयर से वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। यहां भी डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग। तो एटमॉस्फेयर से ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स और इन वाटर बॉडीज के अंदर ये गैसेस डिफ्यूज होते हैं धीरे धीरे, एंड these water bodies become rich of these gases, and inside the fishes and the aquatic plants and animals, they all can survive with the dissolved oxygen. So सबसे ज्यादा इजीली डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस, लिक्विड या सॉलिड? ऑफ कोर्स गैसेस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे स्लो डिफ्यूजन होता है सॉलिड में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी हमने पढ़ी थी, याद है? ये देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। एक्चुअली जो फर्स्ट हमने मैटर के बारे में चीज पढ़ी थी कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे पहुंच चुके हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज इसको नोट कर लो। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद सर्टेन फोर्स। ये फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स की वजह से ही मैटर अपने स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि तुम जो चेयर पे बैठे हो, वो चेयर सॉलिड क्यों? तुम जो टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, वो टेबल का शेप फिक्स्ड क्यों? क्योंकि वो चेयर और टेबल जिस पार्टिकल से बने हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं that they don't lose their shape even on applying force on them। तुम बैठे हो, तुम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तुमने हाथ में पेन पकड़ी हुई है, पेन को तुमने टाइट पकड़ा है, फिर भी वो पेन अपना शेप लूज नहीं करता।
क्यों? क्योंकि वो मैटर से बना है, मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है, मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ये सब ट्रू है। लेकिन एक मैटर अपना शेप क्यों नहीं चेंज होता है, करता है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने के बाद भी? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. There is a strong force of intermolecular force of attraction which keeps the matter in their regular shape and size as it is even after applying force on them. अब इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें समझनी है, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ये एक्टिविटी तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, लेकिन कोविड-19 में नहीं करनी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, राइट? तो जब कोविड खत्म हो जाए तो तुम कर सकते हो। जब सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे, ये चेन को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है? लेकिन अगर अपनी फिंगर्स पकड़ के खड़े रहेंगे तो चेन को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उतना मैटर एक साथ रहेगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उतना मैटर अलग अलग रहेगा। तो मैटर एक साथ रहेगा और अलग अलग रहेगा, क्या क्या मतलब है? चलो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। आयरन नेल, आयरन नेल क्या होता है? जो खिला होता है ना, तुम जो दीवार पे लगाते हो, आयरन नेल। स्क्रू कितना स्ट्रांग होता है, हाथ से तोड़ सकते हो, बेंड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। पीस ऑफ चॉक, पीस ऑफ चॉक सॉलिड तो है, लेकिन थोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे टूट जाएगा। रबर बैंड सॉलिड है, फोर्स अप्लाई करने से स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। टूटता है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो टूट भी जाता है। तो हमें यह समझ में आता है कि कुछ मैटर ऐसी होती है सॉलिड्स में ही जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे आयरन नेल। पीस ऑफ चॉक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। रबर बैंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उनके पार्टिकल्स कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं जिसमें अगर फोर्स अप्लाई किया तो वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। टूटते हैं लेकिन इजीली नहीं टूटते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है? सो these characteristics of these particles which are of solid matter, they are different because of the nature of force of attraction which is present between their particles. So interparticle forces or intermolecular forces, they have a big role to play in how a matter will behave when we will apply force on it. अगर तुम सोचो एक स्विमिंग पूल है, उसमें जंप मारते हो, पानी है अंदर और उसमें जंप मारते हो, क्या होता है? तुम्हें चोट लगती है? नहीं। अगर नॉर्मली जंप किया तो तुम पानी के अंदर चले जाओगे। तो पानी तुम्हें रोकता है अंदर जाने से? नहीं, पानी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि पानी, वाटर इज मैटर, बट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज नॉट एज मच एज आयरन नेल और वुड। सपोज पानी की जगह तुम्हें बोला कि वुड पे जंप करो, तो तुम बोलोगे पागल है क्या, वुड पे कौन जंप करता है, मेरी हड्डी टूट जाएगी या वुड टूट जाएगा या मुझे चोट लगेगी। चोट तो लगनी है, कुछ तो होगा ही। पानी में जंप करना है, हाँ वो तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग टाइप के मैटर्स है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है अलग अलग टाइप के मैटर में। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह होता है, लेकिन गैसेस में ये मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है, सबसे कम, और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा। तुम्हें कोई बोलेगा कि चलो पानी में तुम्हें वॉक करना है, पानी के अंदर मतलब स्विमिंग पूल के अंदर, हाँ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तुम्हें कोई बोलेगा कि हवा में वॉक करना है, वो तो बहुत आसान है, हवा में तो हम वॉक करते ही है रोज। तुम्हें बोलेगा कि दरवाजे के थ्रू वॉक करना है, यार पागल है क्या, दरवाजे के थ्रू कौन वॉक करता है यार? दरवाजे के थ्रू कौन जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू डोर्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू डोर्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि डोर सॉलिड है। वाटर फिर भी समझे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, हम लोग जा सकते हैं, बट एयर के थ्रू बहुत इजी है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है? सो दैट्स हाउ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो हमारे पास तीन मैटर है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तुम्हें तीनों स्टेट पता है, तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अ सॉलिड possesses fixed volume and a definite shape. So solids are generally hard and rigid. Rigid मतलब
रिजिड का मतलब क्या होता है? जो अपना शेप कभी चेंज नहीं करते, वैसे सब्सटेंस को रिजिड बोलते हैं। ठीक है, वुड, स्टोन, कॉमन सॉल्ट, शुगर, आयरन, कॉपर, ये सब रिजिड है, हार्ड है, और फिक्स्ड वॉल्यूम और डेफिनेट शेप भी होता है इनके पास। लिक्विड possesses fixed volume but not definite shape. It takes the shape of the container. जिस कंटेनर में डालो लिक्विड को उसका शेप ले लेता है। ऑल्सो दे आर नॉट रिजिड, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। इसके लिए इनको हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं। लिक्विड्स और गैसेस को दोनों को कलेक्टिवली हम फ्लूइड्स बोलते हैं। व्हाई आर दे नोन एज फ्लूइड्स? बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, ये सब फ्लूइड्स। A gas neither possesses a fixed volume nor a definite shape. A gas occupies the whole of the volume of the vessel in which it is kept. ऐसा नहीं है कि वो कंटेनर के बॉटम में जाके सेट हो जाएगा, वो पूरे कंटेनर को भर देगा। गैस, गैस का एग्जांपल क्या है? एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस। हमको इनको डिटेल में पढ़ना। सॉलिड स्टेट। सो सॉलिड स्टेट के बाद कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, these have rigidity and incompressibility. The solids are rigid and therefore they maintain their own shape when subjected to outside force. On applying force, these solids may break, but it is difficult to change their shape. The pen in our hand is solid, it is rigid, however it may break when dropped or hammered. अभी क्यूरियस क्वेश्चंस देखो, बहुत क्यूरियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर तुम्हारे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होंगे। रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप व्हेन स्ट्रेच्ड, इज इट सॉलिड? Sugar and salt, when kept in different jars, they take the shape of the containers or jars. Are they solid? Of course they are solid, but then why these properties? See, rubber band changes its shape only under a force and regains its shape when the force is removed. However, if excessive force is applied, it breaks. That's why rubber band is solid. Sugar and salt are solid because the shape of each individual particle or crystal of sugar or salt remains fixed. Whether we take it in our hand or put it in a jar, the shape of the particle does not change. If you see with a magnifying glass, sugar and salt is made up of very, very small, tiny particles. In these particles, they do not lose their shape if you put it in your hand or in a jar. But these particles are so small that if you take salt as a, you can say, collective medium, and if you pour it from one container to another, you will feel that the salt is flowing. The salt is not flowing, the particles are very small and they are just falling. Okay, so ऐसा हमें फील होता है बिकॉज पार्टिकल बहुत छोटे हैं कि सॉल्ट तो फ्लो होता है, और वो सॉलिड कैसे हुआ? वो सॉलिड ही है, वो सॉल्ट फ्लो नहीं हो रहा है, वो पार्टिकल गिर रहे हैं, दे आर फॉलिंग। ठीक है, सो रिमेंबर दीज। चलो सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस चीजों को। द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिकॉज, अच्छा तो क्वेश्चन कैसा आएगा? व्हाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड बाउंड्रीज? बिकॉज, तो तुम्हारा आंसर यहां से शुरू होगा, बिकॉज ऑफ strong forces of attraction between the particles which hold them together in fixed position. सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं कि उनके पार्टिकल्स को एक जगह पे फिक्स रखते हैं, इसलिए उनका शेप फिक्स रहता है और उनकी बाउंड्रीज फिक्स रहती है। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। हमने अभी पढ़ा था ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। इसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, ये बताया नहीं उन्होंने, कहीं आगे बताएंगे, फिर से बता देता हूं मैं। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल देखा था हमने। वो किसी रूम के डोर में एक छोटा होल है और वो होल से लाइट आती है, तो लाइट में हम देखते हैं कि डस्ट के पार्टिकल्स ऐसे अपने आप ही हिल रहे हैं विदाउट एयर। उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, विच इज द प्रूफ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, देयरफॉर सॉलिड्स हैव फिक्स शेप। ये दूसरा रीजन है कि सॉलिड का फिक्स शेप क्यों होता है,
because particles are not free to move from one position to another position. They can just vibrate about their mean position. So particles vibrate about their mean position, and particles have strong forces of attraction between them. That's why solids have a definite shape. They do not change their shape even when we put in different containers. एक सॉलिड ले लो, सपोज एक सॉलिड का एग्जांपल ले लो यार, एक आयन का नेल ले लो। आयन का नेल को एक कप में रखो, एक ग्लास में रखो, एक कंटेनर में रखो, एक बॉक्स में रखो, आयन का नेल का शेप वही रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the particles, and particles are vibrating about their mean position. They are not free to move. Solids have fixed volume. Question आ सकता है, why do solids have fixed volume? Answer है, all solids occupy fixed volume because the space occupied by a substance is called volume. नहीं, ये उसका रीजन नहीं होगा। Solids have fixed volume, इसका रीजन ये होगा कि the particles are fixed in their respective positions. They are not free to move. They just are allowed to vibrate about their mean position. अभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से ये समझाना चाहूंगा। सपोज मेरे पास एक सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स को मैं स्टडी करता हूँ, तो इसके पार्टिकल क्यों वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर सकते और क्यों अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं? बिकॉज द पार्टिकल्स आर ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। वो एक दूसरे, ये जो राउंड सर्कल्स बना रहा हूं ना, ये सब पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे के साथ इतने टाइटली पैक्ड है कि जगह ही नहीं है मूव करने का। इसीलिए सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव। इसलिए उनका शेप भी फिक्स रहता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है उनके पास, बिकॉज द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है एक। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी वर्ड आया है एक दूसरे वर्ड से, डेंस। डेंस मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना, मुंबई इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत कम जगह पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं मुंबई में। तो जगह कम और पार्टिकल्स ज्यादा, लोग ज्यादा, मतलब डेंस, मतलब हायर डेंसिटी। हायर डेंसिटी मतलब लेस स्पेस, मोर क्वांटिटी, मोर पीपल, मोर पर्सन, मोर पार्टिकल्स। लेस स्पेस, मोर पार्टिकल्स मीन्स सॉलिड, क्योंकि सारे टाइटली पैक्ड दिख रहे हैं मुझे, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा, टाइटली पैक्ड इसलिए फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। कभी कभी तुम्हें डेंसिटी एक्चुअली हमें आगे एक टॉपिक है पूरा, थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले डेंसिटी, लेकिन अभी भी तुम्हें याद रखना है डेंसिटी क्या होता है, फिजिक्स के थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले। Since the particles in solid state are tightly packed into small volume, we say that solids have higher density as compared to other states of matter. आ गया, टाइटली पैक्ड हो गए पार्टिकल्स, इसके लिए सॉलिड्स का डेंसिटी ज्यादा होता है। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये हमने पढ़ा। अब ये पार्टिकल इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इतने नजदीक होते हैं, क्लोजर होते हैं, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी हाई, and due to these strong intermolecular forces, they have fixed shape, fixed volume. Compressibility, और एक चीज, बहुत नया चीज है ये। compressibility का मतलब क्या है? सॉलिड्स की compressibility बहुत कम होती है, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, because the particles are tightly packed inside solid and the intermolecular spaces are very very less, hence solids are generally not compressible. ओनली फ्यू सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल, जैसे रबर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे डो हो गया, डो वो कंप्रेसिबल है। बाकी सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं है। तुम बोलोगे सर स्पॉन्ज तो बहुत कंप्रेसिबल होता है, तो वो तो सॉलिड है, तो क्यों कंप्रेसिबल है वो? भाई स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो होल्स में एयर होती है, तो कंप्रेस करोगे एयर बाहर निकल जाएगी। तो क्योंकि एयर और स्पॉन्ज दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए स्पॉन्ज कंप्रेसिबल है। तो स्पॉन्ज को हम पूरी तरह से सॉलिड नहीं बोल सकते। रिजिडिटी, सॉलिड्स के पास रिजिडिटी भी होती है। देखो स्पॉन्ज का एग्जांपल ही दिया है यहाँ पे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, रिजिडिटी क्या है? द एनर्जी possessed by a particle due to its motion is called kinetic energy. अब सॉलिड्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। क्यों?
क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इसलिए सॉलिड रिजिड होता है। रिजिड मतलब जो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे रिजिड, देखे होंगे तुमने, कुछ टीचर्स होते हैं रिजिड यार, जो बोल दिया बस बोल दिया। मैं नहीं हूँ रिजिड, मेरे को मत देखो प्लीज, मेरे मेरे बारे में मत सोचो तुम कि सर ने तो बोल दिया होमवर्क देना है तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो सर बहुत भड़क जाते हैं। तो सर ही रिजिड है, रिजिड इज इक्वल टू सर इज इक्वल टू सॉलिड, मतलब सर सॉलिड रिजिड है। प्लीज मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, मैं बहुत एडजस्ट करता हूँ तुम लोगों के साथ लॉकडाउन में मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करता हूँ मेरे बच्चों। प्लीज मुझे रिजिड मत बोलो, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे फ्लेक्सिबल रहने दीजिए कृपया करके। ओके चलो, तो तुम्हें मज़ा आता है सब, मैं बीच बीच में जोक करता हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम प्लीज़ कमेंट करो यार, ग्रुप में कुछ तो बोलो कि सर आपके जोक्स हमें बहुत मज़ा आता है, हम तो बहुत हंसते हैं बीच बीच में आपका वीडियो देख के। हाँ, यूट्यूब पे और भी सारे कंटेंट है बहुत सारे, जहाँ पे तुम हंस हंस सकते हो देख के, लेकिन पढ़ाई भी करनी है साथ में, ऐसा नहीं कि वो कंटेंट देख के तुम्हारी एग्जाम लिखोगे तुम। मेरा कंटेंट देख के तो तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, दूसरे कंटेंट में नहीं हो सकता है ये सब। तो मेरा कंटेंट ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो मेरे जोक्स के लिए प्लीज़ थोड़ा सा दया करिए साहब, और प्लीज़ थोड़ा कमेंट करिए हमारे ऊपर कि आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। ठीक है, सो रिजिडिटी, सॉलिड्स रिजिड होते हैं बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन एंड दे जस्ट वाइब्रेट। डिफ्यूजन, भाई सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है, मैंने तुम्हें ब्लैक बोर्ड और चौक का एग्जांपल दिया था, वो यहाँ पे फिर से वो लोग ने दिया है। तो दो सॉलिड को अगर एक साथ रख दिया तो उनके पार्टिकल्स बहुत लंबे टाइम के बाद एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे और दोनों चीजें एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी। ये डिफ्यूजन इतना स्लो इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, so the movement between the particles of solid is very very less, and that's why the rate of diffusion in solids is also very very less, इसलिए डिफ्यूजन सॉलिड्स में कम होता है। ये एक्टिविटी है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये सब बारे में, तो मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा। चलो हम लिक्विड स्टेट पे जाते हैं। The liquid state is categorized as having fixed volume but no definite shape or boundaries. Moreover, liquids also have tendency to flow. That's why they are known as fluids. अगर एक ग्लास पानी का गिर जाए फ्लोर पे तो पहले तो मम्मी से डांट पड़ी, ठीक है, बाद में तुम सोचोगे अच्छा इसमें साइंस भी था, साइंस इसलिए था बिकॉज ये तो फ्लूइड था। तो फ्लूइड जैसे ही पानी गिरा फ्लोर पे वो फ्लो होने लगा तो पूरी जगह फैल गया, इसलिए ये फ्लूइड है। तब तक तुम्हारी डांट मम्मी की भी खत्म हो जाएगी, ये भी समझ में आ जाएगा, डांट भी हो जाएगी। तो अभी पहले एक काम करो, एक गिलास पानी लो और फ्लोर पे डालो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सिर्फ फंसा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत करना प्लीज। ओके सो लिक्विड का हमने बात किया, लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप और बाउंड्रीज, एंड लिक्विड्स आल्सो हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होता है? अगर लिक्विड को अलग अलग शेप में रखे, अलग अलग शेप के कंटेनर में, तो वो जिस शेप के कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है। So liquids do not have a fixed shape. Fluidity. Liquids flow and they are generally not rigid. They are called fluids because they can easily flow and can change their shape in response to outside forces. Density. तो फ्लूइडिटी और शेप के बारे में तो तुम समझ गए, ये इसलिए नहीं होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर फ्री टू मूव विद इन द लिक्विड, ठीक है, एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक सॉलिड। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड एज सॉलिड। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में अगर तुम एक लिक्विड के सैंपल को देखते हो तो उसके जो पार्टिकल्स है वो ऐसे होते हैं, पार्टिकल्स है काफी सारे हैं लेकिन ये टाइटली पैक्ड नहीं है, जगह है, कंसिडरेबल जगह है उनके बीच में, तो ऐसा दिखता है लिक्विड का सैंपल, राइट। ओके
सो लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। देखो आइस और वाटर में ऐसा नहीं है। आइस की जो डेंसिटी है, आइस सॉलिड है लेकिन आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है, इसलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, इसलिए तो टाइटेनिक डूब गई थी, राइट। तो आइस सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए वो वाटर पे फ्लोट करता है। वुड की डेंसिटी भी वाटर से कम है, इसलिए वुड भी वाटर पे फ्लोट करता है। तो डेंसिटी लिक्विड की जनरली कम होती है सॉलिड से, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक मिनट, ये सॉलिड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली यहां पे लिखना चाहिए लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव लेस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड नहीं है, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं लिक्विड्स में बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स, देयरफॉर द लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, ठीक है। इसलिए लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स भी नहीं होता है। डिफ्यूजन, लिक्विड्स में चीजें इजीली मिक्स हो सकती है, बहुत सारे लिक्विड्स भी आपस में इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है लिक्विड्स में। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा होती है सॉलिड से, और द intermolecular forces of attraction are not very strong, and the particles are also in random motion within the liquid. That's why the rate of diffusion is higher in liquid. Okay, यहाँ पे वो लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करने बोला जो तुम्हें ट्राई नहीं करना है घर पे। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक सबको फ्लोर पे डालने बोला, ठीक है। और बोला है कि विच ऑफ दीज लिक्विड्स, व्हाट हैपेंस विद दिस लिक्विड स्पिल्ड ऑन फ्लोर। लिक्विड तो फ्लो करने लगेगा, फिर इसको डिफरेंट कंटेनर में डालने बोला है, तो सब कंटेनर का शेप ले लेंगे, ठीक है। तो शेप अलग अलग हो जाएगा। when you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? Yes, it flows easily. तो लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, और लिक्विड्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, ये लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स। Gaseous state. Gaseous state is characterized by no definite volume and no definite shape. They also have fluidity and high compressibility. तो गैसेस के पास ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि गैस को अगर तुम देखोगे वो कैसा दिखता है। गैस में सपोज ये सैंपल है एक गैस का, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं बहुत, और बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, सो दे हैव लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। तो रैंडम मोशन भी इनका बहुत ज्यादा है, एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वेरी लेस फॉर गैसेस। पार्टिकल्स एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसलिए गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, शेप भी नहीं होता, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती गैस की, और वो पूरे कंटेनर को भर देते हैं और कंटेनर का शेप नहीं लेते वो, और फ्लूइडिटी, फ्लो भी करते हैं इजीली, और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। एक बलून में तुम जितना गैस चाहो भर सकते हो, कंप्रेस होके सब गैस एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल, और वो हमेशा इधर उधर हर एक डायरेक्शन में गैसेस मूव करते रहते हैं हाई वेलोसिटी के साथ। सो गैसेस नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव एनीवेयर, इट टेक्स शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, अचानक आवाज बंद हो गया, सब बारिश वारिश बंद हो गई, क्या हो गया है? मतलब मुझे लगता है ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। वाह, अब मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग आने वाला है। चलो हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, देखो गैसेस बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, इसलिए गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये देखो, एक रबर कॉर्क से एक सिरिंज लिया है जिसमें गैस है और ऊपर पिस्टन है,
और ये एक सिरिंज में चौक के पीसेस डाले, एक में लिक्विड डाला है वाटर, एक में एयर डाला है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल एयर होती है, एयर को हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बट सबसे कम कंप्रेसिबल होता है तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की सबसे कम होती है, ठीक है। एलपीजी जो तुम्हारा सिलेंडर आता है ना घर पे, इट हैज गॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस को इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी कंप्रेस्ड गैस का एग्जांपल है। गैस प्रेशर, एक्चुअली गैस फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है। हमेशा कोई भी बलून में या कोई कंटेनर में गैस भरा है, तो उसको टच करोगे ना तुम उसकी सरफेस को, तुम्हें फील होगा कि हाँ अंदर कुछ तो भरा है, बहुत हल्का है लेकिन अंदर कुछ भरा है। तो ये प्रेशर जो तुम्हें फील होता है वो गैस का प्रेशर है। सो pressure is measured as force exerted by the gas molecules per unit area on the walls of the container. इसके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। The pressure exerted by the gas molecules on the walls of container, उसकी डेफिनेशन है गैस प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी। ये जो प्रेशर है गैस का, वो हम लोग एक एटमॉस्फेयर नाम के यूनिट में मेजर करते हैं, एटीएम, या फिर उसका एक दूसरा यूनिट है सेंटीमीटर ऑफ एचजी, या फिर एचजी मतलब मर्क्यूरी, या फिर एमएम ऑफ एचजी। तो 1 atm is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो है ही नहीं, हमको ये क्या है एमएम एचजी, क्या है ये? तुम पढ़ोगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ोगे आगे, इस क्लास में नहीं है, 10th में भी नहीं है, ठीक है, बट याद रखना है, अच्छी बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Just for your general knowledge, the atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and it's called normal atmospheric pressure. तो जैसे ही तुम सी लेवल से ऊपर जाते हो, किसी माउंटेन पे जाते हो, माउंटेन एरिया में जाते हो, हिमाचल जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि सी लेवल से बहुत ऊपर है, और वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, खास करके एवरेस्ट पे जाते हैं, ऐसे कोई ऊंचे माउंटेन्स पे, तो वो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेके जाते हैं फॉर ब्रीदिंग, और कभी कभी उनके नाक और कान से खून भी आता है, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफ्यूजन, गैसेस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। मैंने इंसेंस स्टिक का एग्जांपल दिया था, अगरबत्ती का, गरम खाना बनता है जब घर पे, उसका एग्जांपल दिया था। कोई परफ्यूम लगा के आता है, उसका भी एग्जांपल दिया था। ये सारी स्मेल जल्दी फैलती है क्योंकि गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है। ये देखो पार्टिकल्स ऑफ मॉडल ऑफ 3 स्टेट्स, देखो कैसे दिखते हैं, राइट। सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड है। हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं ना, क्या क्या लिख सकते हैं नीचे? सो पार्टिकल्स क्या है? टाइटली पैक्ड, ठीक है। स्पेसेस लेस, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। एंड मूवमेंट कैसा होता है? जस्ट वाइब्रेशन होता है, ठीक है। यहां पे पार्टिकल लेस टाइटली पैक्ड, स्पेसेस होती है, ज्यादा होती है, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेस, एंड कैन मूव रैंडमली, पार्टिकल्स कैन मूव रैंडमली विद इन द लिक्विड। यहां पे क्या है? पार्टिकल्स आर not at all tightly packed, they have not at all tightly packed, they have maximum spaces बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम स्पेसेस। मैंने फैन बंद कर दिया है, फैन किसने बंद कर दिया है? इसलिए साउंड नहीं आ रहा, मैंने तो फैन चालू रखा था। यहाँ पे कोई भूत है क्या? तो रूम में लॉक करके मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, फैन किसने बंद कर दिया? अजीब है यार। मैक्सिमम स्पेस, आई एम सॉरी,
ये कमेंट्री आपको सुनने मिलेगी, ये सब एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट है आपके लिए, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ। फोर्स आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ मैं। फोर्सेस लेस और गैसेस, और क्या बोलेंगे इसके बारे में, स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेस फोर्स, लीस्ट फोर्स, फोर्स होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कैन मूव फ्रीली, फ्री रैंडम मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। सो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। ओ यार क्यों लिखा मैंने, सब कुछ तो ये टेबल में दे दिया है। आप लोग ये वीडियो पॉज करोगे, पूरा टेबल बनाओगे, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज, शेप, वॉल्यूम, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन और स्प्रेडिंग, उसके टर्म्स पे सारी प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट किया गया है और लिस्ट किया गया है। 7 डिफरेंसेस, समरीज, पूरा जो अभी तक का चैप्टर पढ़ा उसकी समरी ये पूरे टेबल में आ गई। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, व्हिच वन हैज मैक्सिमम स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? Easy. Gases, maximum intermolecular force of attraction. Solids, maximum movement of molecules. Gases, solid gases. Hey, maximum spaces between the molecules. ये क्या, ये पकड़ा रहे तेरे को, पकड़ा, इसमें गैसेस आएगा, गलत है, टेक्स्ट बुक भी गलत हो सकता है यार, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Give reason for the following. A gas fills completely the vessel in which it is kept. A gas completely fills the vessel in which it is kept because, ऐसे करके आंसर शुरुआत करना चाहिए, because the particles of gases have maximum spaces, maximum intermolecular spaces between them. Reason number 1. Also, the intermolecular forces of attraction between the particles are negligible. Hence, the particles are free to move randomly and they fill the vessel in which they are kept. तो ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। In gases, the particles are very loosely packed. Attractive forces between the particles are negligibly small. As a result, the particles can move at random in all the direction and then therefore they fill the vessel completely. Exactly जो मैंने बोला वही है, मैंने टेक्निकल टर्म्स भी यूज किए, बट नाउ यू अंडरस्टैंड। अभी तुम लोग रिकॉर्डेड है, मेरा भी सुनो आंसर, ये भी पढ़ो, तो तुम्हें समझ में आएगा मेरी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज के बीच में थोड़ा फर्क है। तो इतना फर्क चलता है, ऐसा वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स होनी चाहिए। जो जो रीजन मैंने बताया वो सारे रीजन है यहाँ पे, मतलब मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। बट कुछ भी अपने माइंड में आया वो नहीं लिख सकते हम, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। We can get the smell of perfume sitting several meters away since the particles of gases diffuse in air very quickly. The particles of perfume diffuse in air very quickly, and the particles of air are also in continuous random motion in all the direction, and they have least force of attraction between them. Hence we can smell the perfume sitting several meters away. देखते हैं वो लोग ने क्या लिखा है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम हैव गुड टेंडेंसी टू इंटरमिक्स, वो लोग ने सिर्फ डिफ्यूजन वाला लिखा है, विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड रीच टू आवर नोज। तो मेरा आंसर इससे बेटर था, क्योंकि मैंने वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन भी वाला भी लिखा और वो डिफ्यूजन वाला भी लिखा। अच्छा, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू स्मेल द कोल्ड स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज। ये मैंने तुमसे डिस्कस किया था। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away since as the temperature of food is higher, they intermix or diffuse. The smell of the food intermixes or diffuses with the particles of air very quickly, and since the particles of air in continuous random motion, they reach to us very easily from a far distance. But since as the food is cold, the smell of the food particles do not intermix with the air very easily and reach to us when we are sitting far away. ये इसका आंसर होना चाहिए। The smell of hot sizzling food reaches us quickly as compared to smell of cold food. This is because rate of diffusion increases with increases temperature. बस सिंपल में खत्म किया है। तो सोचो वो लोग कितना शॉर्ट में लिखते हैं, मैं तो फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना तुमसे वो फेयर है,
ना बहुत छोटा ना ज्यादा बड़ा, टू द पॉइंट, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो, अपने वर्ड्स में लिखो, अपना सेंटेंस बनाओ, बट टेक्स्ट बुक टर्मिनोलॉजीज के साथ. A spoonful of sugar is added to a beaker containing 500 ml of water and stirred for a while. State any two observation that you will make. The sugar is going to disappear. ठीक है? And the level of water will not rise. Water level rise नहीं होगा, sugar disappear हो जाएगा. तो sugar कहाँ गया? Sugar particles get settled. They get dissolved first and they become so tiny. They get settled between the particles of spaces. They get settled between the spaces available between the particles of water. ये मेरा observation है. Account for your observation मतलब give reason for your observation. Reason भी दे दिए मैंने. देखा, पहला तो sugar dissolves in water, volume of water does not increase, मतलब level of water does not rise, and the observations are due to the fact that there is a lot of space between water molecules and sugar molecules go into these spaces of water and therefore dissolve in water or disappear. Perfect. Arrange solids, liquid and gases in order of increasing increasing compressibility, मतलब low compressibility to high compressibility. So solids, then liquid and then gases. Increasing density, gases, liquids, solids. Increasing diffusion, solids, liquid, gases. बहुत easy है, मस्त फन है यार ये तो. Increasing fluidity, तो कौन बनेगा करोड़पति, भी पूछा जाना चाहिए, मैं करोड़ रुपया जीत जाऊंगा. Increasing fluidity, solid, liquid, gases. Fastest finger first, मैं आ गया first. SLG, GLS, SLG, 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 GLS, SLG, SLG. यस, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं आपको. आए ओए, चलो. Arrange the following substances in increasing order of intermolecular forces of attraction. Okay, increasing order of intermolecular forces of attraction: water, sugar, oxygen. Arrange the following substance in the increasing order of intermolecular forces of attraction. अच्छा, मतलब किसमें ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको एंड में रखना है. ओके, सो ऑक्सीजन, शुगर और ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन, वाटर, H2O एंड शुगर. ये मेरा आंसर है. यस, करेक्ट. ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आया यार ये पढ़ के तुम लोगों के साथ. मुझे ये लेक्चर दे के भी मुझे मज़ा आया. अब मैं जो होमवर्क है दैट आई एम गोइंग टू सेंड टू यू नाउ वाया ऐप आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो. तो होमवर्क कर लो आप लोग, ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे. राइट, आई होप तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो. प्लीज़ मुझे बताओ कैसा लगा. मैंने बहुत ही आराम से लेक्चर दिया, बहुत दिल खोल के. ज़रा भी ऐसा ऑफिशियल नहीं रखा है मैंने, बिकॉज मुझे लगता है आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे कि हम नॉलेज इजीली शेयर करें इतने डिफिकल्ट टाइम में. राइट, सो एन्जॉय दिस. ऑलराइट, बाय बाय.